तो एक बात तो ये जानो कि ये पेपर एक्सट्रीमली टफ है। ये इंडिया का सबसे टफ पेपर है जिसमें अंग्रेजी सबसे टफ लेवल की पूछी जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ चीतों की गिनती है ना, उनकी गिनती है जो हर टाइम लड़ने को तैयार है। किससे? अपने आप से, अपनी आदतों को चेंज करने को तैयार है। सीडीएस एग्जाम आपको लेके जा सकता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो एक बात तो ये जानो कि ये पेपर एक्सट्रीमली टफ है। ये इंडिया का सबसे टफ पेपर है जिसमें अंग्रेजी सबसे टफ लेवल की पूछी जाती है। इससे टफ लेवल इंग्लिश किसी भी सरकारी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। एक एग्जाम होता है CAT कैट, ठीक है, जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। इसमें जरूर अंग्रेजी सीडीएस से थोड़ी ऊपर की पूछी जाती है, पर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश के इतने नहीं होते जितने सीडीएस में होते हैं। अगर आप सारे सरकारी एग्जाम की बात करें इंक्लूडिंग यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी को भी अगर मैं मिला लूं तो भाई जो इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है अंग्रेजी का वो सीडीएस है। इससे टफ एग्जाम कोई नहीं है। किसी को लगता है तो मेरे को बता दो, उस एग्जाम की हकीकत मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये इंडिया का सबसे टफ गवर्नमेंट एग्जाम है। तो तुम तैयारी करने जा रहे हो इंडिया के सबसे टफ गवर्नमेंट एग्जाम की, जहां पे आपको अंग्रेजी में 120 क्वेश्चन मिलते हैं ना, और कम से कम आपको 70 क्वेश्चन तो बढ़िया करना ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप अगले पड़ाव पर पहुंचे। ठीक है, अभी हम चल के इस एग्जाम को एक्सप्लोर करेंगे तो आप जानोगे कि बाबू 5 लाख बच्चा ये एग्जाम देता है। कितना? 5 लाख बच्चा एग्जाम देता है। मुश्किल से रिटन क्वालिफाई करने वाले 7,000 होते हैं यार, और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो 400 अराउंड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ चीतों की गिनती है ना, उनकी गिनती है जो हर टाइम लड़ने को तैयार है। किससे? अपने आप से, अपनी आदतों को चेंज करने को तैयार है। अगर सुबह नहीं उठा जाता तो वो सुबह उठने के लिए तैयार है। अगर वर्कआउट नहीं किया जाता तो वर्कआउट करने के लिए तैयार है। वो कहने के लिए तैयार है, सर मैं या तो सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई करूंगा या मरूंगा। अब बता दो सर, या तो मेरे को मार दो या सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई करा दो। ये 400 वो होते हैं बस, ठीक है, जिनके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होती हैं, जो हल्के हल्के अंदर अपने अंदर डेवलप करते हैं, जिनको ये पता होता है कि हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू थिंक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टेक एन एक्शन। यहां इमैच्योरिटी के लिए कोई जगह नहीं। ये कोई आम एग्जाम नहीं है। यहाँ पे ये 7,000 भी जो सिलेक्ट होते हैं ना, इनमें से 90% पहले दिन बाहर हो जाते हैं एसएसबी में। तो बिल्कुल निचोड़ के एकदम जो एसेंस होता है, सबसे बढ़िया बच्चा, वो सीडीएस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचता है। मेरी बात कड़वी जरूर है पर ये 100% सच है। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी अर्चना। बात आती है कि हमारे बैकअप प्लान्स कुछ होना चाहिए। देखो, बैकअप प्लान्स बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बैकअप प्लान पे आप कब जाओगे? बैकअप प्लान सिर्फ एक दिमाग में धुंधला सा होता है। बैकअप प्लान का मतलब ये नहीं होता है मैं बैकअप प्लान पे ज्यादा काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये तो सीडीएस की तो औकात नहीं है मेरी। तो भाई बैकअप तो तू तब यूज करेगा ना जब यहाँ की बिजली गुल हो जाएगी। मेरे घर में भी इन्वर्टर है, ये सब जल रहा है ना, ये सब लाइट वाइट तुझे दिख रही है, ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है। जब लाइट चली जाएगी तभी बैकअप पे लगेगा ना यार, या आते ही बैकअप पे लगा दूंगा हर एक चीज। बैकअप के हिसाब से हमें कभी नहीं चलना होता, बैकअप को ध्यान में भी नहीं लाना होता। बस एक बहुत धुंधला सा हमारे पास पिक्चर होती है कि अगर ये नहीं हुआ तो शायद ये कर लूंगा। ये बैकअप आपको कुछ नहीं करने देगा क्योंकि ये हाईली कॉम्पैरेटिव एग्जाम है। ये उतना ही टफ है बाबू जितना यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि एसएसबी जैसी बड़ा पहाड़ आपके सामने खड़ा है। तो जब आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपका समय सब कुछ लगा हुआ होगा इसलिए कि मैं सीडीएस फोड़ूंगा, भाई तब फोड़ पाओगे बाबू, नहीं तो नहीं फोड़ पाओगे। ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं ना, वो सीडीएस का फॉर्म भर देते हैं। उनको लगता है 24 साल तक की उम्र है, ग्रेजुएशन से पहले पहले दे सकते हैं, ठीक है, तो फॉर्म भर देता हूँ, नौकरी बहुत बढ़िया है, सैलरी इतनी है, ठीक है, ये सब चीजें मिलती हैं, सीडीएस नहीं तो ओटीए भर देता हूँ, ऐसा वो सोचते हैं। पर जरा समझिए ये सफर कैसा है। जब आप सीडीएस एग्जाम देते हैं तो ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में आपको लेकर जाता है। सीडीएस एग्जाम कंडक्ट होता है 2 स्टेजेस में, एक रिटन होता है और एक एसएसबी, जो मैंने आपको बताया अभी। एसएसबी क्या होता है? सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये देखती है कि क्या आप ऑफिसर बनने लायक हैं या नहीं। ये आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को ढूंढते हैं ताकि आप इंडियन आर्म फोर्सेज में तमीज से काम कर सकें। द बोर्ड इवैल्यूएट्स द suitability ऑफ द कैंडिडेट फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर। तो ये देखते हैं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं तुम्हारे अंदर या नहीं है। तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज का कोई अंत ही नहीं है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, कुछ बेसिक बताता हूं। हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, how to behave, what should be your demeanor, do you have this, do you have sense, do you have common sense, are you fanatic, yeah, or are you, do you know the constitution of India, do you have civic sense। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होती हैं।
या तुम्हारे अंदर वो आर्मी का, वो देश के लिए, सिर्फ देश के लिए जज्बा एक चीज होती है ना। देश के लिए जज्बा तो बहुत आसान है दिखाना, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। तो जो उस जज्बे को आप निभा सकते हैं या नहीं, ये सब चीजें, साइको एनालिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपको चेक करते हैं, आपकी एक एक हरकत पे आपको मार्क्स मिलते हैं ना। तो आप बिल्कुल उन 4-5 दिन स्क्रूटनाइज किए जाते हैं, आपकी स्क्रूटनी की जाती है। और सीडीएस बच्चों को वो काफी मैच्योर मानते हैं। एनडीए वालों का फिर भी मुझे लगता है एसएसबी हल्का होता है, लेकिन जो सीडीएस वाले उनको मानते हैं मैच्योर, ये पका हुआ बच्चा है। तो पके हुए बच्चे को समझ लो ना, बढ़िया से वो उनका एसएसबी लेते हैं। तो उसमें 90% लगभग 80 to 90% बच्चे पहले दिन ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ 10% बचते हैं उस सेलेक्टेड कैंडिडेट में से जो पहुंचते हैं फाइनल सिलेक्शन तक। तो इवैल्यूएशन सिस्टम है, एनालिसिस करते हैं आपकी पर्सनालिटी को, आपकी इंटेलिजेंस को, है ना, इंटरव्यूज के थ्रू और छोटे छोटे टेस्ट के थ्रू। तो देखिए नंबर ऑफ सेक्शंस क्या है, आप इसमें कहां जा सकते हैं। सीडीएस एग्जाम आपको लेके जा सकता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, अब याद रखिए इन तीनों का एग्जाम एक जैसा होता है, इसका थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है आगे जाने। पेपर का जो मोड होता है ऑफलाइन ही होता है। आज भी आपको ओएमआर शीट मिलती है, उस पर आप गोले गोले खींच के आते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होता है। 200 नंबर का ये पेपर होता है, आईएमए, आईएनए, एएफए एंड ओटीए, है ना। टोटल मार्क्स फॉर द टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर आईएमए, आईएनए, एफए, आईएफए एंड ओटीए 200। देखो बेसिकली आगे जाने होंगे कि ये क्या चीज है, 200 नहीं है, 300 है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको टिक करने वाले होते हैं, है ना, गोले भरने वाले होते हैं। डिटेल आंसर जैसे सीएपीएफ में पूछा जाता है ऐसा नहीं पूछा जाता। लैंग्वेज जो होती है पेपर की, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होती है, पर याद रखिए इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आता है। इंग्लिश का पेपर ट्रांसलेटेड नहीं आता है। आपका जीएस का पेपर ट्रांसलेटेड हो सकता है, बाकी सारे हो सकते हैं, इंग्लिश का पेपर ट्रांसलेटेड नहीं होता है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। इट शुड बी नोटिस दैट द रिटन फॉर्मेट ऑफ आईएमए, आईएनए, ये मैंने आपको बताया था, ये डिफरेंट होता है। इनमें मैथ्स आती है और ओटीए में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मैथ्स नहीं आती है। ठीक है, एक बार इस पे भी नजर डाल लेते हैं फटाफट। आपको चाहिए क्या होता है, अगर आप आईएमए जाना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए डिग्री, सिर्फ एक रेकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आपका 50% है तो मेरा होगा नहीं होगा। हाँ भाई, 45% पे भी होगा। ठीक है, बस तू पास होना चाहिए, तेरे पास एक डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बट हाँ थोड़े नंबर ज्यादा होते हैं तो प्रिविलेज मिलती है ना, वो भी देखते हैं कि हाँ ठीक है नंबर तो थोड़े ज्यादा है। एयरफोर्स एकेडमी में अगर आपको जाना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2 तक। ठीक है, हर हाल में। आईएमए के लिए ये नहीं चाहिए, आईएमए के लिए कोई भी डिग्री होना चाहिए, पर एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, 10+2 लेवल तक, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आप होने चाहिए। बीटेक होंगे तो भी चल जाएंगे। दूसरी चीज, इंडियन नेवल एकेडमी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगेन बीटेक की डिग्री होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। ऑन दी अदर एंड ओटीए एक ऐसी जगह है जहां पे मेन और वुमेन दोनों की एंट्री है। यहां पे भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या उसके बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। कैंडिडेट्स जो सीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कैंडिडेट गो थ्रू द सीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स एन ऑफलाइन रिटन टेस्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका एसएसबी होता है। जो क्वालिफाई करते हैं दोनों राउंड्स में, मतलब पहले जिन्होंने रिटन क्वालिफाई किया उसके बाद उन्होंने एसएसबी क्वालिफाई किया, वही कंसिडर करे जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, और उन्हीं को आईएमए, एएफए, आईएनए या फिर ओटीए मिलता है। तो देखिए ये रहा, मैंने आपको बताया 300 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर की आपके पास जनरल नॉलेज आती है, 100 नंबर की इंग्लिश आती है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की अगर आप बात करें तो ये भी 100 नंबर की आती है। जब आप ओटीए के एग्जाम देने जाते हैं तो ओटीए में क्या होता है, ओटीए में आप ये हटा दीजिए, ओटीए में आपका ये वाला पोर्शन नहीं होता, सिर्फ ये 2 पोर्शन होता है। तो सोचो ओटीए के लिए अंग्रेजी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर इन 200 नंबर 100 में से अगर आप 80 ले आते हैं तो आपका पेपर ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जनरल नॉलेज में फिर आपको मुश्किल से लाने होते हैं, मतलब मान के चलिए 50 नंबर बहुत है, 100 में से 40 ले आओगे तो भी कट ऑफ क्लियर तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, ये ओटीए की बात है। अब जैसे हम आईएमए की बात करते हैं तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। यहां पे भी अगर हम 50 नंबर ले आते हैं तो हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे अंग्रेजी का रोल इतना बड़ा है
कि यहाँ पे हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। जनरल नॉलेज पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, किस बार किस तरह से क्वेश्चन आए। कभी वो फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछ ले, कभी वो आपसे केमिस्ट्री ज्यादा पूछ ले, कभी ज्योग्राफी ज्यादा पूछ ले, मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ स्कोर करना मुश्किल होता है। द सेम इज विद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। वो एलिमेंट्री नाम की होती है, पर बच्चे बहुत ज्यादा इसमें भी स्कोर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि बच्चे 90 लेकर आ रहे हैं, नहीं आते हैं, 100 में 90 नंबर यहाँ पे, लेकिन अंग्रेजी में आते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, जो 94 तक 95 तक भी जिनका स्कोर आया, और 80-82 नंबर वाले तो कोई कम ही नहीं है, बहुत सारे। नॉर्मल है 80 नंबर लेके आना, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 70 से 80 नंबर लेके आना आम बात है। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई प्लेयर है 2020 में 50 मार रहा है, तो 100 मारना तो बहुत डिफिकल्ट है, 100 बहुत ही कम लोग होते हैं जो मार पाए, लेकिन 50 तो पड़ी जाती है, लगभग सभी मार देते हैं। तो ये ऐसा ही है, 80 नंबर लाना ये बड़ी बात नहीं है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो इंग्लिश यहां पे हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है इजिली स्कोरिंग। लेकिन इजिली स्कोरिंग कब होगी? जब आप इसकी तैयारी करेंगे। तो ये की होती है, जितने नंबर आप इन दोनों जगह पे मिलाकर लेके आते हैं ना, उतने नंबर अकेली आपको अंग्रेजी दे सकती है, अगर आपने इसके साथ ईमानदारी बरती है, अगर आप इसके साथ लॉयल रहे हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये बात आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले। तो देखो भाई, जो जनरल नॉलेज, ये ओटीए की बात है, मैंने आपको बता दिया। जनरल नॉलेज 100 नंबर की, 100 नंबर की इंग्लिश, 200 नंबर का पेपर, ठीक है, 4 घंटे आपके लेता है। ठीक है, अब मार्किंग कैसे होती है? तो जो इनकरेक्ट आंसर होता है उसके लिए आपका 1 मतलब 0.33 मार्क्स आपका कट जाता है लगभग। ठीक है, 0.33 मार्क्स आपका कट जाता है, और एक 0.83 अंग्रेजी में 0.83 आपको मिलता है पॉजिटिव ना, क्योंकि 120 क्वेश्चन होते हैं, तो 120 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.83 से, मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है, देखते हैं कितने हो गए, 12 8 120 में से 24 कम करना, 94 95 96 97, नहीं 96 97 98 99, तो 99.86 के अराउंड आपके मार्क्स ये रहते हैं। ठीक है, तो 0.83 और समथिंग करके आपको मिलता है एक सही आंसर पे अंग्रेजी के। ठीक है, और तो यहाँ पे नेगेटिव का रोल बहुत बड़ा रहता है, तो नेगेटिव हमें नहीं करना है। आगे मैं आपको सिखाऊंगा वो सब कैसे अवॉइड करते हैं। कैंडिडेट्स मार्किंग मोर देन 1 ऑप्शन, अगर एक से ज्यादा 2 ऑप्शन अगर तुम बने चालाक, तुमने ए पे भी यूं कर दिया, गोला खींच दिया, बी पे भी, तो ये गलत माना जाता है, चालाकी नहीं करनी है, क्योंकि आर्मी से ज्यादा तेज कोई नहीं होता है। इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट अनआंसर्ड, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो उसका नेगेटिव आपको नहीं मिलता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, एसएसबी के बारे में एक ब्रीफिंग देता हूं आपको बहुत शॉर्ट में। ठीक है, तो एसएसबी के लिए आपको बुलाया जाता है जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाता है। तो जो एसएसबी इंटरव्यू है, इसमें 2 स्टेज होती हैं आपके। ठीक है, पहली क्या होती है, पहले तो आपको स्टेज 1 को क्वालिफाई करना होता है, तभी जो लोग स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं वही स्टेज 2 में जाते हैं। तो जब मैंने आपसे कहा था कि पहले दिन 90% या उससे भी ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है, इस एग्जामिनेशन से, तो वो स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 में ऐसा क्या पूछ लेते हैं कि बाहर हो जाते हैं? तो देयर विल बी ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, OIR होता है ये, OIR टेस्ट होता है, मतलब आधे से 90% लोग गधे होते हैं IMA के हिसाब से, मतलब गधे इन द सेंस वो फिट नहीं होते आर्मी में जाने के लिए, मेंटली फिट नहीं होते, उनका एटीट्यूड इस लायक नहीं होता कि उसे आर्मी में भरा जाए। ठीक है, तो बाहर हो जाते हैं टेस्ट, विच आर पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है आपका, PPNDT टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस इन बोथ OIR एंड PPDT, तो PPDT भी होता है आपका और OIR भी टेस्ट होता है। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, एक आपको पिक्चर दिखाई जाती है, फिर उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, टेस्ट विल बी कंसीडर फॉर शॉर्टलिस्टिंग टू स्टेज। अब मान लो तुमने फोड़ दिया है टेस्ट, तब तुम स्टेज 2 में आते हो। स्टेज 2 में क्या होता है? इंटरव्यू होता है, ग्रुप टेस्टिंग होती है ना, ग्रुप टेस्टिंग टास्क ऑफिसर्स के, मतलब तुम अपने ग्रुप के साथ कैसे हो, तुम दूसरों को कैसे देखते हो, तुम्हारे अंदर कुड़न तो नहीं है, जलन तो नहीं है, एनवी तो नहीं है, क्या तुम सिंपैथेटिक हो, क्या तुम एम्पैथेटिक हो, क्या तुम्हारे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, क्या तुम एक अच्छे टीम प्लेयर हो, या तुम हमेशा बॉस बनना चाहते हो, तुम दूसरों को कैसे कैटर करते हो, तुम दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हो, तुम कैसे बेनिफिशियल हो अपनी रेजिमेंट के लिए, तुम्हें क्यों रखा जाएगा, ये सारी चीजें आपकी स्टेज 2 में टेस्ट होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाता है आपका, कि भैया पागल तो नहीं है, किसी ने छेड़ दिया तो चिढ़ तो नहीं गया, ठीक है, एकदम से गुस्सा तो नहीं आ रहा है, क्या इसे हार बर्दाश्त है अपनी, क्या ये जीत को हजम कर पाता है, ये सारी चीजें साइकोलॉजी टेस्ट में आपकी टेस्ट होती हैं। एंड द कॉन्फ्रेंस, और फिर उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, ये बिल्कुल लास्ट थिंग होती है। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, सर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, दिल टूटता है उस समय मेरा कि भाई
वहां मतलब हाथी हाथी निकल गया, पूछ पूछ रह गई, दैट इज कॉन्फ्रेंस आउट। ठीक है, सब कुछ उसने कर लिया था, लास्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 4 डेज, लगभग 4 डेज to 5 डेज के बीच में ये आपका एसएसबी इंटरव्यू चलता है। कोई किताब नहीं लेनी है वोकैबुलरी के लिए, मेरे पास कोई किताब नहीं है वोकैबुलरी की, तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बस डिक्शनरीज है। कोई किताब नहीं लेनी, रीडिंग करते रहिए, अपने वोकैब रजिस्टर को स्ट्रॉन्ग करिए, वही आपकी ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी बनेगी, वही आपकी व्हाइट बुक ऑफ वोकैबुलरी बनेगी, है ना, और वही आपकी बनेगी वर्ड पावर मेड इजी। एक बार करके देखिए, इतना कॉन्फिडेंस फील होगा ना, हर दिन जब 20 वर्ड घुसाते रहोगे ना, भाई साहब आत्मा तृप्त हो जाएगी, वर्ड तुम्हारे होंगे, उनको कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। अब मैं तुमसे अलविदा लेना चाहता हूँ बाबू, क्योंकि मेरा अगला भी पेपर है, अगला भी क्लास है, और मुझे ये जरूर बताना कि ये क्लास तुम्हें कैसी लगी। सोशल मीडिया हैंडल्स पे तुम हमें इसे स्कैन करके फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खा जो तो पूछ लो, नहीं तो मुझे अलविदा कहो और मुझे जरूर बताओ ये क्लास तुम्हें कैसी लगी।